नमस्कार दोस्तों। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और संसद सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने शपथ भी लिया। संसद के अंदर और संसद के बाहर के कई सारे वीडियो को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी देखें और फैसला करें कि इस बार जिन्हें आप और हम चुनकर संसद भेजे हैं उनकी आज की एक्टिविटी और मिजाज को देखकर आप देश के विकास की उनसे कितनी उम्मीदें कर सकते हैं। पहले पीएम मोदी के भाषण का अंश सुनिए। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। पीएम के भाषण को आपने सुना। अब इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं कि पीएम ने इमरजेंसी की बात कर, जिम्मेदार विपक्ष की बात कर, ड्रामा की बात कर विपक्ष पर किस तरह से हमला बोला है। जब पीएम ने मौका नहीं छोड़ा तो केंद्र हो या राज्य, सत्ता से लगातार बाहर रहने वाला विपक्ष और वो भी केंद्र की सत्ता से लगातार तीसरी बार बाहर रहने वाली कांग्रेस भला कहाँ मानने वाली थी। वो भी संविधान की प्रति लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने लगी और उसने संविधान के मुद्दे पर चोट की प्लानिंग पहले से तैयार कर रखी थी। ये भी तय है जिसे लेकर आप या हम सहमत हों या न हो, वो इसे अगले लोकसभा चुनाव तक या जब तक केंद्र की सत्ता तक वो पहुंच नहीं जाती इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली। विपक्ष की स्थिति अगर पहले से थोड़ी बेहतर हुई है तो उसमें ये सबसे बड़ा कारण है और वो है जनता को यह बताना कि भाजपा या पीएम मोदी से संविधान को खतरा है। सुनिए खड़गे और राहुल क्या कह रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। संविधान पर क्या खतरा है और किससे खतरा है वो तो संविधान बचाने का दावा करने वाले ही समझे, लेकिन इतना तय है कि खुद को संविधान का रखवाला साबित करने में कांग्रेस को दशकों लग जाएंगे, लेकिन वो ये बात जनता को समझा नहीं पाएगी। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने और खड़गे ने कितनी कोशिश की, उसमें जनता उनके कितना साथ है ये भी वे जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि कांग्रेस की सीटें अगर बढ़ी हैं तो इस आधार पर नहीं कि संविधान खतरे में है, बल्कि इस डर को दिखाने के कारण बढ़ी हैं। और इसमें भी भाजपा फेल्योर हो गई थी ये कहकर कि 400 पार सीटें हमें चाहिए। इसे ही कांग्रेस ने संविधान से लिंक कर दिया और चूंकि ये सब इलेक्शन के एकदम लास्ट मोमेंट में तेज हुआ
जोर पकड़ा, इसलिए जनता को भी बहुत कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तय मानिए अब ये डर जनता के जेहन से निकल चुका है और उसे एहसास है कि संविधान को कहीं से कोई खतरा नहीं है। ये तो थी राहुल गांधी की बातें। अब दूसरी तरफ पीएम मोदी को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर जनता तीसरी बार सत्ता उन्हें सौंप रही है और वो भी बहुमत के बगैर, तो इसके दो मायने हैं। पहला कि मोदी सरकार का जनाधार कम हुआ है और इसीलिए वो बहुमत से दूर रखी भाजपा को, और दूसरा ये कि अगली लोकसभा चुनाव से पहले की चेतावनी है कि आप जनहितैषी नीतियों पर फोकस कीजिए, रोजगार क्रिएट कीजिए, महंगाई पर लगाम लगाइए, और अगर देश में कोई भूखा नंगा है तो उसे इंद्र भगवान के वरदान से दूर नहीं किया जा सकता, और उसे वही सरकार दूर करेगी जिसे जनता ने इसे दूर करने के लिए सत्ता में भेजा है। आज अधिकांश सरकारी विभागों का ये हाल है कि या तो उनके ऑफिस के फोन काम नहीं करते, या करते हैं तो सुनने को यही मिलता है कि अधिकारी कुर्सी पर नहीं है या लंच पर गए हैं। ये सब फेल्योर सिस्टम का नतीजा है, जो जहाँ है वहाँ लूट रहा है। जनता हर पल ठगी का शिकार हो रही है। खाने में छिपकली, कॉकरोच, कटी उंगलियाँ, मरे हुए मेढक मिल जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। चलता है कि तर्ज पर सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, न नीति निर्माताओं को इसकी चिंता है और न ही उसे लागू करने वालों की। हम और आप तब तक संसद की कार्यवाही नहीं देखते जब तक हमारे पास कोई वीडियो या कोई न्यूज़ ऐसा न आए जिसकी हमें प्रतीक्षा हो, या फिर जिसमें कुछ ऐसा देखने समझने की ज़रूरत हो जो देश के लिए सही हो, या फिर देश के प्रति अमुक सांसद ने संसद में गलत व्यवहार किया हो और वो वायरल हुआ हो और जिसे लेकर हमारे अंदर आक्रोश हो। और इसके अलावा हम कभी भी संसद की कार्यवाही नहीं देखते, क्योंकि संसद की कार्यवाही में हमारा विश्वास ही नहीं रहा, और इसके पीछे वास्तविक कारण है सांसदों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। सांसद अगर जनता के मुद्दों पर फोकस करते, जनता के विकास की बात करते, तो हम और आप जरूर सुनते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हित से जुड़ा हुआ होता। लेकिन पिछले कुछ दशकों में संसद की गरिमा को कुछ नेताओं ने तो गिराया ही है। पार्टी या नेताओं का बस एक ही मकसद रह गया है कि किसी तरह से सत्ता मिल जाए, फिर हम देश की राजनीति करेंगे। और सत्ता मिलने पर देश की राजनीति कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम सब हर दिन देखते हैं। लोकसभा सत्र को लेकर चिंता की बात इसलिए भी है कि मोदी सरकार इस बार 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर संसद सदस्यों ने जनता के हित की न सोची और बस इस बात पर ही फोकस करते रहे कि किस तरह से जनता की नज़रों में सत्ता पक्ष को बदनाम करते रहें या जनता की नज़रों में बने रहें, तो ये 4 विधेयक किसी कीमत पर पास नहीं हो सकते। इनमें से पहला है बीमा सुधार कानून। इसमें FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% तक करने का प्रावधान है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशों से भारत को निवेश मिले, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकें। दूसरा विधेयक है डिजिटल इंडिया को लेकर। मोदी सरकार इस कानून को 23 साल पुराने IT एक्ट की जगह लाना चाहती है। इस कानून में साइबर सुरक्षा, गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य प्रावधान है। कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर इसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तीसरा है बीज विधेयक। सरकार इसे 1966 की जगह लाना चाहती है और मोदी सरकार इसे लेकर अशान्वित है। इसमें खराब क्वालिटी के बीज बेचने वाली कंपनी पर जुर्माना को बढ़ाकर 5,000 से 5 लाख कर दिया गया है। चौथा है बिजली बिल को लेकर विधेयक। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद आप मोबाइल नेटवर्क की तरह बिजली कंपनी की सर्विस चूज कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। इसके अलावा औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, IBC संशोधन विधेयक और कीटनाशक प्रबंधन विधेयकों के पारित होने में विपक्ष बड़ा रोड़ा अटका सकता है, क्योंकि जिन विधेयकों की चर्चा हमने की उनमें से कई विधेयक पिछले बार वाले ही हैं, और जब बहुमत होते हुए भी मोदी सरकार इन्हें नहीं पास कर पाई, तो गठबंधन सरकार में ये विधेयक कैसे पास होंगे, इसमें कहने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पे विपक्षी दलों या फिर सत्ता पक्ष के रवैये से। क्योंकि देखिए, हम केंद्र की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, केंद्र में यहाँ कांग्रेस है विपक्ष में, तो यहाँ उस पर हम दोषारोपण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ राज्य में भाजपा है विपक्ष में, वहाँ भी वो रोड़े अटकाती है चीज़ों को पास होने में, विधेयकों को पास होने में। तो ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। हर पार्टी जहाँ वो विपक्ष में बैठी है वो रोड़े अटका रही है, कहीं ना कहीं वो विकास में गतिरोध उत्पन्न कर रही है। आज ये चीज़ हम कांग्रेस को देख रहे हैं, सत्ता केंद्रीय सत्ता में देख रहे हैं,
कल को भाजपा को देखा है हमने स्टेट की सत्ता में जहाँ की कांग्रेस है। तो ये सभी पार्टियों के साथ एक समान ही लागू होता है। देखा जाए तो सरकार हो या विपक्ष, दोनों ने ही आज संसदीय मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। जब पीएम मोदी शपथ के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उस समय राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर पूरी तरह से गैर जिम्मेदार नजर आ रहे थे। ये कोई तरीका नहीं था। राहुल अपनी बात दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, देश के संवैधानिक पदों का पार्टी नेताओं के जेहन में कोई न मान सम्मान है ही नहीं। अंतर बस इतना है कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में, और इसके अनुसार पार्टियों के सुर बदल जाते हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण है पेशेंस की कमी या फिर जनता की सेवा भावना में कमी। ये सच है कि जनता की सेवा के बिना सत्ता हासिल हो नहीं सकती, और आज के नेता जन सेवा से काफ़ी दूर हैं। हाँ, वे इतना जरूर चाहते हैं कि गरीबों, विवादित मुद्दों, पीड़ितों के साथ फोटो खिंचवाकर, वीडियो बनाकर एजेंडा ऐसा सेट किया जाए कि बिना जन सेवा ही जन सेवक का मैसेज जनता के बीच दिया सके या वो जन सेवक लगने लगे। 17वीं लोकसभा को हमने देखा था कि कैसे उसमें सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बना, कैसे भारी गतिरोध और घंटे भर में पास हुए एक तिहाई बिल, कैसे लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष के गतिरोध के कारण जनता का पैसा पानी की तरफ बहा। अगर हम पहली लोकसभा के दौरान की प्रोडक्टिविटी की बात करें और उसके बाद की लोकसभा की तुलना करें पहली लोकसभा से, तो पाएंगे कि किस तरह से दिनों दिन राजनीति अपने पतन की तरफ बढ़ रही है। पहली लोकसभा के दौरान औसतन 135 दिन संसद चली थी, लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में यह एवरेज देखा जाए, औसतन देखा जाए तो 66 और 55 दिन रहा, मतलब मोटा मोटी आधा हो गया। 17वीं लोकसभा में कुल 221 विधेयक पारित किए गए थे। 2023 में बजट सत्र के दौरान सदन का कामकाज 96 घंटों तक ठप रहा। आप सोचिए, इसके अलावा इस पूरे कार्यकाल के दौरान करीब 435 घंटे बर्बाद हुए थे। लेकिन इस शोरगुल ड्रामेबाजी का असर हमारे पॉकेट पर, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना होता है, जरा इसे भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि इस तरह से घंटे सुनने में शायद हमें लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, घंटे ही तो बर्बाद हुए। नहीं, ये हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई, जो हम साल के अंत में जो हम टैक्स भरते हैं, जिसके लिए परेशान होते हैं, जिसके लिए 2-3 महीने की हमारी सैलरी चली जाती है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है इन संसदीय गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न करने के चलते नेताओं के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और इसीलिए चीज़ें हमारे देश में और ज़्यादा महंगी होती चली जाती है। संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर करीब हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, और अगर इसे 1 घंटे में आंका जाए तो यह लागत 1.5 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। मतलब कि अगर संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी को 2.5 लाख रुपए हर मिनट की तरफ देखा जाए तो बर्बाद होता है। अब आप सोचेंगे कि 1 मिनट में 2.5 लाख आखिर कैसे खर्च हो जाता है। संसद की कार्यवाही के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हम और आप जो टैक्स सरकार को देते हैं वही उन सांसदों पर खर्च होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा। और इसमें सांसदों के वेतन, संसद सचिवालय पर खर्च, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर होने वाले खर्च, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि लोकसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा से जब संसद में प्रतिदिन कुल खर्च को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संसद की तुलना सफ़ेद हाथी से की। उन्होंने कहा कि संसद सफ़ेद हाथी है जिसको पालना यानी कि चलाना एक अलग ही टास्क है। उन्होंने बताया कि संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है। पेपर प्रिंट करने के लिए कागज़, स्याही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल से जैसे तमाम खर्चे होते हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसद की एक दिन की कार्यवाही में कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन आपने कभी भी हो हल्ला मचाने वाले सांसदों के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखा होगा कि अगर वे संसद तक चलकर आते भी हैं तो जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी गई गाड़ी से आते हैं, उसके पेट्रोल से चढ़ के आते हैं, पेट्रोल खर्च करके आते हैं। तो फिर देश और जनता के प्रति उनका दायित्व तो क्या कहता है, ये समझने वाली बात है। और इसी कारण आज जो संसद में हुआ, संसद के बाहर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया या फिर अन्य दलों, विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टियां हों, तो ये चिंता कहीं ना कहीं वाजिब, क्योंकि पैसा हमारा लगता है और हम चाहते हैं कि जब हम नई लोकसभा में सांसदों को चुनकर भेज रहे हैं तो उसमें कुछ देश का विकास दिखे, कुछ एक फ्यूचर दिखे देश का, कि ये संसद भवन में बैठ के क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि संसद भवन में पहले दिन ही
जिस तरह चीज़ें गैर जिम्मेदाराना जो चीज़ें दिखी वो कहीं ना कहीं 2024 में भी 18वीं लोकसभा की एक तरह से कहा जाए तो तस्वीर साफ कर दे रही है। बट चलिए देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये संसद में बैठकर सांसद कितने गंभीर होते हैं, मोदी सरकार कितनी गंभीर रहती है, उसके गठबंधन पार्टियां कितना उसको ब्लैकमेल करती हैं चाहे नहीं करती हैं, या फिर विकास की बातें करती हैं, और फिर कांग्रेस कितना अपने विपक्ष या फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष का क्या और किस तरह से दायित्व का निर्वाह करता है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।